बच्चों, आज मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर कंपनी लॉ, इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि कंपनी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। पहली बात तो ये कि कंपनी का प्रारूप में व्यावसायिक संगठनों की स्थापना करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया कंपनी की स्थापना के विचार से लेकर कंपनी का व्यापार करने तक चलता है। इस लंबी प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों को कई कार्य करने पड़ते हैं। आपने देखा, कोई भी कार्य हो उसके लिए पहले तो स्थापना का विचार लेना, फिर उसके बाद में व्यापार करने तक, और उसमें कितने लोगों द्वारा उस प्रक्रिया के बीच में से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि आप लोग ने कॉमर्स क्यों ली, साइंस क्यों नहीं ली या आर्ट्स क्यों नहीं ली, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देखिए, आप लोगों ने कॉमर्स ली, हमारे टाइम में 9th से ही कॉमर्स लागू हो जाती थी, मगर जब से 10+2+3 आई है, इसमें कॉमर्स का सिलेबस बोर्ड द्वारा 10वीं 11वीं की परीक्षा में बहुत कम कर दिया गया। इसी कारण से छात्रों को कॉमर्स लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैं अब आपको मेन बिंदु पर लाता हूँ। तो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया की स्थापना के बारे में विचार करना, फिर व्यापार प्रारंभ तक चलता है और कितने व्यक्तियों के बीच में से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हमें कई कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कई प्रोफार्मा, कई नियमों से गुजरना पड़ेगा। फिर भी हम इन संपूर्ण प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पहला है परिवर्तन अवस्था, जिसे प्रमोशन स्टेज कहते हैं। दूसरी है समामेलन अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तीसरी है पूंजी अवधान अवस्था, कैपिटल सर्कुलेशन स्टेज। और व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था। ये हमारे यहाँ कंपनी में 4 इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में कंपनी का निर्माण होता है। बच्चों, कंपनी निर्माण की दिशा में प्रवर्तन प्राथमिक कार्य है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कंपनी की स्थापना का विचार उत्पन्न होता है, तो इस संदर्भ में आवश्यक जांच पड़ताल और पूछताछ करता है। वह उस कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के क्षेत्र, प्रकृति, स्वरूप आदि के बारे में तरह तरह के व्यवसायियों से संपर्क करता है, तब जाके उसकी स्थापना की जाने के प्रारूप तैयार करता है। इसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण करने के बाद में कंपनी की स्थापना का निर्णय लेता है। कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्तन कहते हैं। अब इसमें सारी तथ्य आ गए हैं।
जैसे विचार विमर्श करना, प्राकृतिक, भौगोलिक स्वरूप, व्यवसाय का क्षेत्र, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में हम इसको प्रवर्धन के रूप में मानते हैं। अब आपको बता दूं मैं कि डांगल के अनुसार प्रवर्धन उस विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है जिसमें एक व्यापार को जन्म देता है और विचार उस समय तक चलता रहता है जब तक व्यवसाय पूर्ण रूप से चल नहीं पाए। इसे हैंगलैंड प्रवर्धन की विशेष व्यावसायिक उपक्रम के निर्माण की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति ऐसे उपक्रम के निर्माण में भाग लेते हैं उन सभी क्रियाओं का योग ही प्रवर्धन है। अब प्रवर्धन प्रमोशन जो है, अब प्रवर्धन की ये हमने आपको परिभाषा बताई। इसके बाद में प्रवर्धन वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी का निर्माण करते हैं या किसी कंपनी को जन्म देने या उसको चालू करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के निर्माण के कार्य करते हैं, उनको हम उन कार्यों के लिए उत्तरदायी कहलाता है, उसे हम प्रवर्धक कहते हैं। प्रमोटर कहा जाता है। कंपनी प्रमोटर में आप देखेंगे कि कंपनी अधिनियम में प्रवर्धक शब्द का कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु कंपनी अधिनियम की कुछ धाराएँ 62, 69, 76, 302, 478, 519 और 549 इसमें कुछ इस प्रकार से प्रमोटर के बारे में बताया गया है। मोटे अनुमान के अनुसार प्रवर्धक एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रविवरण या उसके किसी भी कार्य को तैयार करने से संबंधित होता है, किंतु उसमें व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते जिन्हें पेशेवर प्रोफेशनल व्यक्ति के रूप में कंपनी के निर्माण में योगदान देते हैं। तो इस तरह से कंपनी प्रवर्धक जो है कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि यही कंपनी के निर्माण के बारे में सोचता है। जैसे कि हमने आपको परिभाषाओं में बताया। अब है कि प्रवर्धकों के काम क्या होते हैं। अब सबसे पहले क्योंकि जब प्रवर्धक प्रमोटर एक ऐसी शब्द को कहते हैं जो किसी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करता हो, उसे प्रमोटर कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के कानून और पेचीदगियों को शामिल किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको IAS बनना है और आप तैयारी करते हैं, तो जो कहने वाले व्यक्ति है जिसने आपको उचित मार्ग दिखाया उसके अनुसार अगर आप IAS हो जाते तो वो आदमी आपका प्रमोटर कहलाएगा। ऐसे ही कंपनी के विचार, भावनाएं, उसके बारे में सोचना, व्यवसाय, कार्यक्षेत्र, प्रकृति, कच्चा माल, सेल आदि सभी तत्वों पर ध्यान देने के लिए जो आदमी प्रेरित करता हो उसे प्रमोटर कहा जाता है। अब इसके जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ प्रमोटर, प्रवर्धक के कार्य होते हैं कंपनी के निर्माण की कल्पना करना और संभावनाओं का पता लगाना। मैंने आपको इस परिभाषा में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमोटर पहले तो कंपनी की कल्पना करता है कि कंपनी किस प्रकार से निर्माण किया जाए और उसकी संभावनाओं का पता लगाता है ताकि उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। दूसरा है विस्तृत जानकारी। यह जो है प्रमोटर का काम होता है कि उसके विस्तृत अनुसंधान करे, कि वह देख ले कि ऐसा ना हो कि हम जिस कंपनी को स्थापित करने जा रहे हैं
उसके लिए कहाँ से कच्चा माल आएगा, मांग, पूर्ति, कच्चा माल, श्रम आदि के बारे में उसको तरह तरह के अनुसंधान, रिसर्च करके ही कार्य करना पड़ता है। फिर है प्रारंभिक अनुबंध करना, और फिर उनसे जो कंपनी के स्थापना के बारे में सोचा है तो फिर वो प्रारंभिक अनुबंध करता है कि ये चीज़ है, अगर आपको चाहिए उनके जाके मालूम करता है कि भाई कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेगी और उसके बारे में अनुबंध करना। फिर नेक्स्ट है आवश्यक संसाधनों को जुटाना। भाई उसके बाद में कंपनी के बारे में फिर आवश्यक संसाधन जुटाने पड़ते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, कार्यालय की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है, लिपिकों की आवश्यकता पड़ती है, एवं उनको सजधज या स्थापित करने के लिए बहुत प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। फिर है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। वैधानिक में सभी कानून, कंपनी अधिनियम 56 के तहत जो नियम, कायदे, कानून हैं उनको ध्यान में रख के किया जाता है। नेक्स्ट है कंपनी के समापन की कार्रवाई, और कंपनी के बारे में रजिस्टर कंपनी के समापन आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। फिर है पूंजी अभिधान की व्यवस्था करना। फिर उसके लिए आप देखिए, अगर आपने बम्बई जाना है और आप मैंने सोचते हैं कि मुझे बम्बई जाना है, तो उसके लिए आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, फिर वहाँ पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए व्यवस्था धन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बैंक से पूंजी लेना, अंशदाताओं से लेना, शेयर मार्केट से लेना, इस तरह से पूंजी की व्यवस्था और कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। प्रबंधक का अंतिम कार्य होता है कि कंपनी के व्यापार प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। इस हेतु कंपनी के रजिस्ट्रार से निवेदन करना पड़ता है, साथ ही प्रमाण पत्र भी भेजना पड़ता है। आवश्यक न्यूनतम अभिधान प्राप्त कर लेता है। संचालकों की योग्यता, अंश खरीद लिए हैं, सारी बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ता है। तो आज अपना प्रबंधन के विशेषताएं, कार्य, परिभाषा के बारे में बताया। नेक्स्ट अपन जो है प्रबंधन की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।